हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 8th का जो ये देखिए बुक है क्लास 8th की, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये क्लास 8th की हिंदी व्याकरण की बुक है, ठीक है। इसका आपका सेकंड चैप्टर जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने आपको पहले भाषा, व्याकरण, लिपि के बारे में बताया था। आज मैं आपको वर्ण विचार के बारे में बताऊँगी। ये सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक है। तो आपको इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बता रही हूँ। इसको आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। हिंदी ग्रामर को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये बुक से ही पूरी याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपका वर्ण विचार में है आपका कृष्ण ने कंस को मारा। इस वाक्य को यदि हम बोलकर पढ़ें तो ध्वनि समूह में बोलेंगे तथा यदि लिखें तो लिपि रूप में लिखेंगे। यह वाक्य 3 शब्दों या 2 प्रसर्गों के मेल से बना है। 3 शब्द हैं कृष्ण, कंस तथा मारा। प्रत्येक शब्द कुल ध्वनियों से मिलकर बना है। जैसे कृष्ण, कृष्ण में क्या लगा है? का, धन रा, धन शा, धन आ, धन आ, इससे बना है कृष्ण। इसके बाद है कंस, कंस में है का, धन आ, धन ना, धन सा, धन आ, कंस। अगर आप बोलिए तो आपको कंस बोलने में अंग की भी बिंदी जो साइलेंट रहती उसका भी आपको मुंह से आवाज आएगी, ध्वनि आएगी, ठीक है। इसके बाद है मारा, माँ, धन आ, रा, धन आ, मारा, ठीक है। ये आपका 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसके बाद आता है, आप ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन ध्वनियों के और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। हिंदी व्याकरण में इनको वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। हिंदी भाषा के वर्णों की संख्या 52 है। जैसे आ ई उ, ये जो है आपके कितने हैं? 52, ठीक है। इसकी परिभाषा जो आएगी वो है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपको इन ध्वनियों के जो होता है इनके बिल्कुल टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और इनको आप अक्षर के रूप में लिखते हैं, जिसको अक्षर भी बोलते हैं। हम लोग अक्षर बोलते हैं, वो अक्षर भी इसी को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वर्णमाला। वर्णमाला तो आप सबने पढ़ी होगी क्लास 1 में, 2 में, 3 में। लेकिन इस वर्णमाला में भी अलग अलग उसमें उसके मतलब कि खंड है। पहला खंड जो आता है वर्णमाला जो है, ये आपका इसकी परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके अलग अलग खंड है। अलग अलग खंड का मतलब ये है कि इसमें कुछ स्वर हैं, व्यंजन है, आयोगवाह है, अन्य है, संयुक्त व्यंजन है। तो आपको मैं बता रही हूँ स्वर कौन कौन से हैं। स्वर आपके हैं आ ई उ री ए ओ औ, ये आपके स्वर हैं। व्यंजन आपके आते हैं का से लेकर के आपके सा हा तक आते हैं, ठीक है। ये आपका व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है। आयोगवाह है अंग आहा, अन्य है अड़ा अड़ा, संयुक्त है शा त्रा ज्ञा श्रा, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ये आप इसको ध्यान से अगर देखिए तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इसमें अलग अलग खंड में इसको बताया गया है। इसके बाद आपका आता है उच्चारण तथा प्रयोग के आधार पर वर्ण भेद। उच्चारण तथा प्रयोग के आधार पर वर्ण भेद जो है उसमें आपका आता है स्वर, व्यंजन। पहले आप स्वर को ले लीजिए। उच्चारण तथा प्रयोग की दृष्टि से वर्णों को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। इसके आपके जो भाग हैं इनके बारे में आपको बता रही हूँ। इसमें आप जैसे लिख सकते हैं, स्वर में लिख सकते हैं आ ई, व्यंजन में लिख सकते हैं का खा गा घड़ा, ठीक है। ये आपके स्वर और व्यंजन है। इसके बाद आपका आता है स्वर भेद। स्वर भेद है। स्वर भेद में आप देखेंगे कि आपको बता रही हूँ स्वर भेद के बारे में, और आपको उच्चारण के प्रयोग स्वर का जो उच्च है इसके बारे में आपको मैंने बताया। और इसके बाद इनका आपका परिभाषा भी इसमें दी गई है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतः हो जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन से? आ ई उ री ए ओ औ, ये स्वर है। स्वर के भेद, स्वर के भेद जो है वो है आपके 3। पहला है हस स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय, मतलब कि आप बोलते हैं उसमें कम मात्रा में कम समय लगता है, उन्हें हस स्वर कहते हैं। जैसे मूल स्वर है
आ ई उ री। ठीक है, ये आपको बोल के देखिएगा, आपको चीज समझ में आएगी। इसके बाद आता है दीर्घ। दीर्घ स्वर में आता है जिनके उच्चारण में हस् से दुगना समय लगता है, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, इसके बाद आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जो है जिन स्वरों के उच्चारण में हस् से 3 गुना समय लगता है वे विलुप्त स्वर कहलाते हैं। प्लुप्त रूप का निर्देश करने के लिए संस्कृत स्वर के आगे 3 का अंक लगाने की परंपरा है, जैसे ओम ओम ओम, इसमें 3 का अंक लगा हुआ है, किंतु हिंदी में इस तरह की परंपरा नहीं है। इसके बाद आपका आता है स्वरों की मात्राएं। यहाँ मात्राएं दी गई हैं आपकी, ये आप देखिएगा। आ कोई मात्रा नहीं, इसकी बड़े आ की मात्रा है, ई की छोटी की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, री की मात्रा है, ए की मात्रा है, ऐ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, औ की मात्रा है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आयोगवाह। आयोगवाह किसे कहते हैं इसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। आयोगवाह जहाँ अंग आहा आयोग वर्ण है, इन दोनों वर्णों का प्रयोग अन्य स्वरों की भांति व्यंजनों के साथ होता है। अंग का प्रयोग अनुस्वर मतलब अंग की बिंदी जहाँ लगती है, जैसे कंगन, कंस, यंत्र, संग, मंच, कंचन, पंकज। अंग की मात्रा जहाँ लगेगी वहां पे अनुस्वर कहलाती है। वास्तव में इसका ना मतलब अंग की बिंदी जो होती है वो ना का ही उदाहरण होती है, और आहा जो है आपका इसकी मात्रा विसर्ग कहलाती है। यह व्यंजनों के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है, जैसे प्रातः, प्राय, समानता, दुख। ठीक है, ये यहाँ तक आपको मैंने आयोग बताया। इसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में वायु नासिका मुंह के बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। मतलब आपका जिन स्वरों को, जिन अक्षरों को बोलने में आपकी वायु नासिका व मुंह से बाहर निकलती, जैसे गांधी, आंधी, हंस, दांत, ये चीज़ें जो हैं ये आपकी इसमें आप बोल के देखिएगा तो आपको इसका अंतर मालूम हो जाएगा। इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन में आपके हैं, व्यंजन जो आपका है वो है आपका 39। जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इसमें का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, अंतस्थ है, उष्म है, संयुक्त है, अन्न है। ये आप देखिएगा। ठीक है, ये आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस चीज़ को आप एक बार देखने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिएगा। का खा गा घाड़ा, चा छा जा झरना, टा वर्ग है, टा ठा डा ढा ड़ा। ठीक है, अंतस्थ है, या रा ला वा, उष्म है, शा शा सा हा, संयुक्त है, शा त्रा ज्ञा श्रा, अन्न है, रा और ढा। ठीक है, इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन के बारे में आपको बता रही। व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म। इसमें स्पर्श को जो बताया गया उसमें का वर्ग और टा वर्ग आता है। ठीक है, का से माँ तक के व्यंजनों में 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का अपने नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के अनुसार है, जैसे का वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग। इसका अंतस्थ, इन व्यंजनों की संख्या केवल 4 ही होती है, या रा ला वा। उष्म है, इनकी संख्या भी 4 होती है, शा सा सा हा। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के भेद। अब उच्चारण के अनुसार जो व्यंजनों के भेद होते हैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। उसमें अल्प प्राण और महाप्राण होता है। अल्प प्राण जो होते हैं ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय तथा कम प्रयत्न लगता है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे का वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, या आपका या रा अंतस्थ जो है, या रा लावा। इसके बाद आप महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण वायु अधिक मात्रा में तथा अधिक तीव्रता से बाहर निकलती है तथा कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में हकार वाली ध्वनि विशेष रूप से रहती है, जैसे का, खा, घा, ठा, ढा, ढा। देखिए इसमें आप फा, भा, इसमें आप देखिए इस तरह अगर आप बोलेंगे एक बार तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मुख के जिस भाग द्वारा जो वर्ण बोला अथवा उच्चारित किया जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। इसमें आप देखेंगे
कई जगह से आपको लगता है जैसे आप बोलते हैं तो उसमें खाली आप अपने मुंह से ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ देखिएगा, आप बोल करके जो इसमें बुक में दिया गया है आप बोल के एक बार देखिएगा कि उसमें अलग अलग आपको समझ में आ जाएगा। कंठस्थ जो कंठ से बोला जाता है, आ का खा घा ड़ा हा, ये कंठस्थ, ये मतलब कंठस्थ मतलब कंठ मतलब गले से बोला जाता है। इसके बाद आपका आता है इसके बाद आपका आता है तालव्य, जिसका उच्चारण तालु द्वारा होता है उन्हें तालव्य बोलते हैं। तालु द्वारा मतलब मुंह के अंदर का जो भाग ऊपरी हिस्सा होता है वहां से बोला जाता है। ई जबान जाके ऊपर लगती है आपकी मुंह के अंदर, ई चा छा मतलब जबान जब आपके बोलने में ऊपर की तरफ लगती है, तालु से टकराती है तो उसको तालव्य बोलते हैं। मूर्धन्य जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा अर्थात मुख की छत से होता है वे मूर्धन्य कहलाते हैं। जैसे टा, इसमें पूरी जबान आपके ऊपर जाके टकराती है। ठा ढा रा रा, पूरी जबान जाके आपके ऊपर तालू में लगती है। इसके बाद दंत, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों तथा जीभ के लगने से होता है, जिसमें आपकी जीभ जो है वो ऊपर के दांतों से टकराती है, उसको दंत बोलते हैं। जैसे ता था दा, ये आपके जबान जो है वो आपके आगे के ऊपर के दांतों से टकराती है। इसके बाद ओष्ठ, जिनका उच्चारण दोनों होठों की सहायता से होता है उनको ओष्ठ बोलते हैं। जैसे ऊ, आप बोल के देखिएगा आपको समझ में आएगा ये चीज। ऊ पा, इसमें होठ से आपके खुलते हैं, ठीक है। इसके बाद नासिकीय, जिनका उच्चारण मुख एवं नासिका द्वारा होता है नासिकीय कहला। जैसे अणा रा, इसमें आप बोलेंगे इसमें भी आपको अंतर मालूम होगा। इसके बाद दंतोष्ठ, जिनका उच्चारण निचले होठ के साथ दांतों के मिलने से होता है वो दंतोष्ठ कहा जाता है। जैसे वाह, इसमें आपके ऊपर के दांत जो है वो नीचे के होठ से टकराते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आता है आपका उच्चारण के समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला को निम्न दो वर्गों में विभाजित किया गया है, सघोष अघोष। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता उन्हें सघोष कहते हैं। सभी स्वर आ ई इसमें आपका जो कंपन होता उसमें इसको विभाजित किया गया है। ये स्वर है, ये व्यंजन है। इसके बाद है अघोष। अघोष वे ध्वनियां जिनके उच्चारण स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता अघोष कहलाती हैं। ये है का खा गा घा टा ठा दा, ये चीज आपकी इसमें कंपन नहीं होता। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होता है आपका दो विभिन्न व्यंजनों का पारस्परिक संयोग संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे भक्त, अब इसमें आपके दो पारस्परिक संयुक्त व्यंजन है, भक्त सत्य विद्या, इसमें आपके सब पारस्परिक संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद है व्यंजन द्वित्व, एक ही वर्ण के दो बार मिलने से व्यंजन द्वित्व होता है। जैसे सट्टा बच्चा, ठीक है, इसमें दो आपके व्यंजन मिले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। इसमें आपको उच्चारण संबंधी अशुद्धियां जो है उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। जैसे उच्चारण अशुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, वह ईसाई धर्म को मानता है। यहाँ पे बड़ी ई हटा दी गई, छोटी ई लिखी, अशुद्ध है। यहाँ पे है आपका शुद्ध, यहाँ पे है बड़ी ई, वह ईसाई धर्म को मानता है। उसकी वधु शर्मीली है, यहाँ पे धा में छोटू की मात्रा, ये अशुद्ध है, यहाँ बड़े की मात्रा, ये शुद्ध है। इसके बाद आपका इसी तरह से पूरा शुद्ध अशुद्ध के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पे स्वर संबंधी अशुद्धियां हैं, यहाँ पे व्यंजन संबंधी अशुद्धियां हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है व्यंजनों में सर्वाधिक अशुद्धियां मिलते जुलते व्यंजनों तथा शब्दों का उच्चारण में होती, अतः इन पर विशेष ध्यान देते हुए इनके अंतर को समझिए। जैसे शशि शशि, काल कल, काम कम, शिक्षा शिक्षा, राष्ट्र राष्ट्र, परीक्षा परीक्षा, अध्ययन अध्ययन, बड़ा बड़ा। ये आपका शुद्ध और अशुद्ध यहाँ पे दिया गया है, ये आप पढ़िएगा, ये आपको याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स ऐसा है कि मेरे इस वीडियो में मैंने आपको वर्ण जो आपका वर्ण विचार था उसके बारे में पूरा चैप्टर समझाया है। और फ्रेंड्स मैं
आपको अगले चैप्टर में जो आपका अगला चैप्टर जो आपका वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। अगला चैप्टर आपका आता है और संधि के बारे में आपको बताऊंगी। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे वीडियो इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप तक मेरा नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप लोग इसको पढ़िए। आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बुक से ही आप याद कर लेंगे, क्योंकि बुक में ही पूरी सब चीज़ दी गई होती है हिंदी सेकंड में। और व्याकरण के बिना आप हिंदी पढ़ ही नहीं सकते। व्याकरण आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हिंदी सेकंड पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और हिंदी सेकंड बहुत इजी होती है। इसमें आपको आगे में ऐसे है, लेटर है, उसके बाद निबंध है, एप्लीकेशन है, जो भी वो आपको मैं बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।